हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूं। दैट हम कैसे अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखेंगे तो उनकी नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, उनका फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे। पहले मैं जाऊंगा पहले केस पे, केस 1। हमारे पास जो केस फर्स्ट है वो क्या है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इन केस ऑफ ब्लॉक ऑन ब्लॉक। पहला केस हमारे पास जो है दैट्स नॉर्मल रिएक्शन इन केस ऑफ ब्लॉक ऑन ब्लॉक। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, आपको याद होगा अगर हमारे पास एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल इसका मास m है, इस ब्लॉक का मास m है, तब आपको मालूम होगा दैट इस ब्लॉक पे जो लगने वाले फोर्सेस है वो नीचे की तरफ mg होगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। चूंकि ये ब्लॉक रेस्ट में होगा तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो किसके बराबर होगी सर, वो तो mg के बराबर होगी। सो आई कैन राइट डाउन n जो है वो mg के बराबर होगी, ठीक है ना। एक ब्लॉक जब हम कंसिडर करेंगे सरफेस पे, जब हमने एक ब्लॉक सरफेस पे कंसिडर किया, इस ब्लॉक पे जो लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा वो mg होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो ये n और mg आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अगर मैं एक ब्लॉक के बजाय दो ब्लॉक्स को कंसिडर करूंगा, ठीक है ना, ये मेरे पास वही सरफेस है सर, ये ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक हमने रखा हुआ है। इस ब्लॉक की मास में m1 मान के चलता हूं और इस ब्लॉक का मास में m2 मान के चलता हूं, ठीक है ना। अब देखो, जब आप इस सरफेस पे देखना चाहोगे नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता होगा, पहले आपको क्या देखना है कि इस सरफेस पे कितना टोटल वेट एक्ट कर रहा है। जरा मुझे बताओ, इस सरफेस के ऊपर कितना मास है सर, m2, इसलिए यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो पता है कितना होगा, वो होगा m2 मल्टीप्लाइड बाई g। याद रखो, इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऊपर की तरफ कितने मास पड़े हुए हैं, एक मास, कौन सा, m2, उसको g से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा वो m2g होगा। लेकिन अगर हम इस सरफेस की बात करें, जरा देखो इस सरफेस से ऊपर कितने लगने वाले मास है, इस सरफेस के ऊपर कितने सारे मास है, एक तो m1 है, दूसरा m2 है, टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो m1 प्लस m2 इंटू जी होगा, ठीक है, दो मासेस के बीच में। अच्छा, अगर मैं और एक मास यहां पे प्लेस करूं फिर आपको बताऊं, अब आपको समझ आएगा। सर अगर ये मास m3 है तो यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखना चाहता हूं, इस सरफेस पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं और इस सरफेस में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। जरा देखो, इस सरफेस के ऊपर कितना मास रह गया, m3, तो यहां पे जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो m3g होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस सरफेस पे ऊपर की तरफ कितने मास रहे, m2 और m3, तो यहां पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सर, m2 प्लस m3 इंटू जी, कुछ ऐसे। अच्छा, इस सरफेस के ऊपर कितने मास रहे सर, m1 हो रहा, m2 रहा, m3 रहा, तो टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाई जी। तो आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन होगी सर, यहां कॉन्टैक्ट है सरफेसेस के बीच में तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी n1, ठीक है ना। सर यहां पे भी कॉन्टैक्ट है तो यहां n2 ऊपर की तरफ होगी, यहां पे कॉन्टैक्ट है तो यहां पे n3 ऊपर की तरफ होगी। जरा थोड़ा सा चेक करो, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये वाली n1। सर ये वाली नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा m2 मास किस पे, m3 मास पे, क्योंकि उन दोनों की सरफेस सी कॉन्टैक्ट में है। अच्छा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा सर, ये वाला m1 की सरफेस प्रोड्यूस करेगा m2 पे। और ये वाला कौन प्रोड्यूस करेगा सर, ये वाला, ये रेस्टिंग सरफेस एग्जर्ट करेगा इस m1 पे। हमें पूछा गया n1 की वैल्यू कितनी होगी, n2 की वैल्यू कितनी होगी और n3 की वैल्यू कितनी होगी, और हमें पूछा गया कि ये सारे रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट, तीनों रेस्ट में है, तो हमें पूछा गया नॉर्मल रिएक्शंस n1, n2 और n3 कितनी होगी। तो बहुत आसान सा केस है, हम इसका एफबीडी बनाएंगे। ऊपर वाला मास ले लो सर, ये ऊपर वाला मास है, इसका मास कितना है बेटा, m3,
ऊपर की तरफ क्या लग रहा है सर N1। अच्छा नीचे की तरफ यहां पे क्या लग रहा था M3G। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो N1 सीधे M3G के बराबर होगा। ये हो गया M3G खत्म, ठीक है ना। अब इसका FBD बनाओ, चलो FBD बनाएंगे दूसरे का। ये दूसरा मास जो M2 है इसका FBD कुछ ऐसे होगा सर, नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स M2 प्लस M3 इंटू जी होगा। M2 प्लस M3 इंटू जी नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ सर नॉर्मल रिएक्शन N2 है तो N2 और ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है। राइट आंसर। तो इसका मतलब N2 जो है हम लिखेंगे M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई जी। मुझे लगता है कि मैं अब सीधे लिखूंगा N3 इज इक्वल टू, बोलो बोलो कितना, हाँ शाबाश, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ये इस तरह से हम नॉर्मल रिएक्शंस के वैल्यूज निकालते हैं। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं तो मुझे लगता है कि अब मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है कि आप नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 ब्लॉक होंगे तो हम आराम से नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखो ये मेरे पास सरफेस है, इस पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज ये हमने इस पे एक ब्लॉक रखा, ये फिर दूसरा ब्लॉक रखा, ये और एक ब्लॉक रखा, ये और एक ब्लॉक रखा। सर ये तो आसान है। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है, इसका मास M4 है। बोलो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सर? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे M1G होगा। अच्छा इसका कितना होगा, यहां तक, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा सर? ऊपर जो मास रह गए हैं M1 प्लस M2 इंटू जी। अच्छा यहां पे कितना होगा सर? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। अच्छा यहां पे कितना होगा सर? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू जी। तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। M1G यहां पे, ठीक है ना, यहां होगा M1G, यहां होगा M1 प्लस M2G, है कि नहीं? तीसरे में होगा M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई G, और चौथे में होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 मल्टीप्लाइड बाई G। अच्छा नॉर्मल रिएक्शंस कितनी होगी सर? ये सरफेस के बीच में, ये सरफेस के बीच में, ये सरफेस के बीच में और ये सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो सीधे दिखाई देता है N1 जो है वो इसके बराबर होगा, N2 जो है वो इसके बराबर होगा, N3 जो है वो इसके बराबर होगा और N4 जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब नॉर्मल रिएक्शन केस तो आ गया। अब देखो अब हम क्या देखने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन जहां पे आई। देखो अब अगर मैं केस ले लूं दैट मेरे पास एक ब्लॉक ये है और इसके ऊपर और एक ब्लॉक रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक। अब चूंकि यहां पे सरफेसेस कांटेक्ट में है तो इनके बीच में भी फ्रिक्शन होगा, यहां पे सरफेसेस कांटेक्ट में है तो इनके बीच में भी फ्रिक्शन हो सकता है। कब? जब रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट होगी, वो मैं सिखाऊंगा अभी। आई सपोज दैट यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन दो सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मैं मान के चलता हूं दैट्स इक्वल टू 0, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.2, आई सपोज, ठीक है। अच्छा म्यू इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि ये इतनी स्मूथ सरफेसेस होगी कि इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगभग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। केस को सिंपल बनाने के लिए मैंने नीचे वाले दो सरफेस के बीच में म्यू को 0 मान के रखा है और ऊपर वाली दो सरफेस के बीच में म्यू मैंने रखा है कितना? 0.2। अब इसमें म्यू एस म्यू वगैरह म्यू के नहीं दिया हुआ है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करने वाला हूं, मैं खींचने वाला हूं एक ब्लॉक, मतलब मैं फोर्स एफ इस ब्लॉक पे एक्सर्ट करूंगा लेकिन इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इस ब्लॉक पे फोर्स एफ एक्सर्ट करूंगा लेकिन इस ब्लॉक पे मैं कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा हूं। अब देखो फिनोमेना क्या होगा। जब मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा, इस ब्लॉक को मैं खींचने की कोशिश आगे करूंगा तो ये ब्लॉक आगे चलेगा और ये ब्लॉक पीछे छूट जाएगा। क्या मैं ये देख सकता हूं? क्या अगर मैं इस ब्लॉक पे बैठा हूं, नीचे वाले ब्लॉक पे बैठा हूं, ठीक है ना, कोई इस ब्लॉक को खींच रहा है, ये ब्लॉक मुझे क्या लगेगा? ये पीछे की तरफ जा रहा है। आप देखो मैं इस ब्लॉक पे हूं,
ठीक है, मुझे कोई खींच रहा है, ऊपर और एक ब्लॉक है, मैं इधर चल रहा हूं तो ये वाला ब्लॉक मुझे पीछे की तरफ दिखाई देगा, जाता हुआ पीछे की तरफ दिखाई देगा। क्या इसका मतलब ये है दैट इस ब्लॉक के बीच में और इस ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हुई? हाँ, इनके बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हुई। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक पीछे की तरफ छूट रहा है। और फ्रिक्शन क्या चाहती है? फ्रिक्शन चाहती है कि मैं इस रिलेटिव मोशन को खत्म करूं। अच्छा, कैसे खत्म करेगी रिलेटिव मोशन को? वो इस ब्लॉक को कहेगी कि तुम भी इसी ब्लॉक के साथ चलने की कोशिश करो विद द सेम एक्सेलरेशन, जितनी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की है। अरे रिलेटिव मोशन है ना, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गई, इनके बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब अगर रिलेटिव मोशन इनके बीच में एग्जिस्ट हो गई तो हमें पता कि फ्रिक्शन आएगी। फ्रिक्शन कहेगी कि मैं ये रिलेटिव मोशन मानने वाला नहीं हूं, तो वो क्या करेगा? वो इस ब्लॉक को कहेगा तुम भी आगे चलो इसके साथ उसी एक्सेलरेशन से जिस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ एक्सर्ट होगा। ये देखो ऐप मैंने बनाया, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ एक्सर्ट होगा। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब आगे चलेगा तो हमें दिखेगा ये तो पीछे छूट रहा है, ये तो पीछे जा रहा है। अगर मैं इस ब्लॉक पे बैठ जाऊं, इस ब्लॉक पे अगर मैं बैठ जाऊं, ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ चलेगा तो मुझे ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ दिखेगा जाता हुआ। इसका मतलब इन दो ब्लॉक्स के बीच में एग्जिस्ट होगी कौन सी मोशन? हाँ सर, इनके बीच में तो रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट होगी। फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन कहेगी अरे बेटा ये रिलेटिव मोशन में होने नहीं दूंगा, इसलिए वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी? वो इसको कमांड देगी कि तुम भी उसी एक्सेलरेशन से चलो जिस एक्सेलरेशन से नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है। देखो इसको क्या लगा, ये पीछे जा रहा है, तो वो इसी मोशन को अपोज करेगी। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो ये वाला ब्लॉक तो आगे चला, इसका म्यू 0 है तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन जो ही ये ब्लॉक आगे चला हमें दिखा कि ये वाला ब्लॉक तो पीछे छूट रहा है, इसलिए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ एक्ट करेगा। वो इस ब्लॉक को भी आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा और उसी एक्सेलरेशन से चलाना चाहेगा जिस एक्सेलरेशन से, हाँ बोलो, जिस एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक चल रहा है। अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको समझाना है। पहले हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बताओ हमें अप्लाइड फोर्स कितनी चाहिए, इस ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई करनी है वो कितनी होनी चाहिए, सो दैट ये दोनों ब्लॉक्स आपस में सेम एक्सेलरेशन से चले। हाँ, हम अप्लाइड फोर्स कितनी अप्लाई करें, हम अप्लाइड फोर्स कितनी अप्लाई करें सो दैट ये दोनों ब्लॉक्स आपस में आगे चले, लेकिन विद द सेम एक्सेलरेशन आगे चले। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा करना क्या है। देखो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। हमें पूछा गया व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी सच दैट बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स जो है वो मूव करेंगे, मूव विथ, हाँ बोलो, सेम एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करते, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमारे पास जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे है। देखो ये हमारे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है, इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 kg है, और ये दूसरा ब्लॉक दिया हुआ है, इसका वैल्यू 5 kg है, कुछ भी जो भी आप रखना चाहो। तो ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है, इसका म्यू में 0 लेके चलता हूं और इनका म्यू में कुछ और लेके चलता हूं, म्यू इज इक्वल टू 0.2। सपोज मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है F, मुझे बताना है कि मैं इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करूं, किस पे, 10 kg पे, सो दैट इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। देखो रूल क्या है, पहले हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व करने जैसे मैं रूल सिखाऊंगा। आप पहले उन दोनों सरफेसेस का लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो जिन सरफेसेस पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो फ्रिक्शन इधर लगेगा
क्योंकि यहां ये बॉडी चलेगी तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट होगा, तो फ्रिक्शन यहां पे भी होगी। अब जब ये आगे चलेगी, ये पीछे छूट जाएगी, तो यहां पे भी फ्रिक्शन होगी, वो आप जानते हो, ठीक है ना। लेकिन इसका म्यू हमने कितना बना के रखा है, 0। तो यहां की फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हम ये मान के चलेंगे म्यू इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है दैट वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब हमें इन दो सरफेसेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना होगा। क्यों कैलकुलेट करना होगा मैं अभी सिखाऊंगा। जरा इनका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, मुझे पता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू एस की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें सीधे म्यू दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप म्यू एस लिखोगे। जब आपको सिर्फ म्यू दिया होगा, म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिए होंगे, तब आप सिंपली एफ एल को म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन लिख सकते हो। म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.2, एन की वैल्यू आप निकालोगे। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कहां निकालनी है? सब नॉर्मल रिएक्शन यहां पे निकालनी है। अभी मैं सिखा रहा था नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। इस सरफेस के ऊपर कौन सा मास, 5 kg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा, देखो नीचे की तरफ 5 g ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी। क्योंकि ब्लॉक ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये n किसके बराबर होगा, 5g के बराबर होगा। तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, म्यू की वैल्यू 0.2 होगी मल्टीप्लाइड बाय 5g के बराबर, 5g, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 5g, बिकॉज ब्लॉक ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालू, वो होगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू है 10 कंसिडर करूंगा थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 बनाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 10 फिर से मिलेगा। मतलब हमारे पास जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन यहां पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखते हैं कि जब हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, देखो असल में क्या कॉन्सेप्ट है। आप जब अप्लाइड फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक आगे की तरफ चलना स्टार्ट होगा, हमें लगेगा ये ब्लॉक पीछे की तरफ छूट रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपने साथ आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा। अरे है कि नहीं? सो दैट ये बोलेगा कि तुम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी तेजी से ये ब्लॉक चल रहा है, उतनी तेजी से ये ब्लॉक भी चलना चाहिए। मगर अगर हम इस फोर्स को इंक्रीज करेंगे, ये एफ भी खुद ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एफ जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये तब तक अपने आप को एडजस्ट करेगा जब तक ये अपना लिमिटिंग वैल्यू अटेन ना करे। कौन? ये एफ। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ये तब तक अपना वैल्यू एडजस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स। आपने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, ये भी बढ़ गया, आपने और बढ़ाया, ये भी बढ़ गया, आपने और बढ़ाया, ये फिर से बढ़ गया, तब तक ये अपने आप को एडजस्ट करेगा जब तक कि ना इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। कितना? 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन इसका लिमिटिंग वैल्यू है। 10 न्यूटन तक ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा और यही कोशिश करता रहेगा कि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ चले। लेकिन 10 न्यूटन के बाद ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपने अप्लाइड फोर्स को और इंक्रीज किया, लेकिन इसने अपना वैल्यू अटेन किया होगा कितने? 10 न्यूटन, उसके आगे ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जब ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तब ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से बोलो नहीं चलेंगे। कब तक ये सेम एक्सेलरेशन से चलेगी? जब तक इस F का या तो 10 न्यूटन वैल्यू यूज होगा या इससे कम वैल्यू यूज होगा। आपने F कुछ लगाया, फॉर एग्जांपल F का वैल्यू कुछ लगाया F1, इस F ने अपने आप को एडजस्ट किया 5 न्यूटन पे, तो ये दोनों जो है ये सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इनके बीच में होगी। ठीक है ना? आपने F का वैल्यू इंक्रीज किया तो F2, इसने अपने आप को एडजस्ट किया तो 7 न्यूटन, फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, एक साथ चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे।
आपने एफ का वैल्यू F3 लगाया, इसने अपने आप को एडजस्ट किया 10 न्यूटन पे, मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर से ये एक साथ चलेंगे। लेकिन आपने इसका F4 बनाया, अब ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अब ये इसको नहीं रोक पाएगा। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक को उतनी तेजी से नहीं चला सकता जितनी तेजी से इस एक्सटर्नल फोर्स से इस ब्लॉक को चलाया। इसका मतलब ये दोनों आपस में रेस्ट में नहीं रहेंगे। बोलो, अगर ये रेस्ट में रहेंगे तो इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन रहेगी? सर, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब फोर्स, अप्लाइड फोर्स का उतना वैल्यू हो जाएगा कि इसने अपना सारा वैल्यू एडजस्ट किया होगा और ये फर्दर एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, तब ये दोनों ब्लॉक्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन पे नहीं रहेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाएंगे। ये ब्लॉक आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा। देखो, मैं सिखाना चाहता हूं आपको, ये देखो, ये ब्लॉक जब हमने आगे की तरफ इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, इसको फ्रिक्शन ने आगे चलाया, तो ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चिपक के रह गए। हम ये नीचे वाला फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये चिपक के एक साथ चल रहा है। देखो, इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ये दोनों ब्लॉक्स आपस में रेस्ट में है, तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। लेकिन जब नीचे वाले ब्लॉक पे उतना फोर्स एक्सर्ट होगा कि वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू जो 10 न्यूटन है, तब ये ब्लॉक तेज चलेगा और ये स्लो चलेगा, और इनके बीच में देखो, ये पीछे छूटता जाएगा, ये भी चलेगा लेकिन ये पीछे छूटता जाएगा, और इनके बीच में उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स का कितना वैल्यू होना चाहिए सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेम एक्सेलरेशन हो। हमने पहला क्या निकाला? हमने निकाला कि ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कब तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जरा देखो, कब तक? 10 न्यूटन तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, 10 न्यूटन तक। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है? वो 10 न्यूटन है। अब और एक चीज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू यूज करेगा, कितना? 10 न्यूटन, उस टाइम इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? क्योंकि जो कितने न्यूटन पे एक्सेलरेशन होगी, बोलो? 10 न्यूटन पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन तक ये दोनों ब्लॉक्स, शाबाश, एक साथ चलेंगे, है कि नहीं? एक साथ चलेंगे। लेकिन अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन वैल्यू से ज्यादा हुई, तब ये एक साथ नहीं चलेंगे। देखो, मैं कैलकुलेट करूंगा, आपको समझ आएगा। स्टेप नंबर 2 देखो क्या है। तो पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, मतलब इसका। जरा इसका एफबीडी बनाओ। सर, 5 kg का एफबीडी अगर बनाएंगे, ये 5 kg है, आगे की तरफ इसको फ्रिक्शन लेके जा रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है कि नहीं? ये आगे की तरफ इसको फ्रिक्शन खींच रही है, नीचे की तरफ 5G खींच रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन खींच रही है, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन 5G के साथ बैलेंस हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 5 ब्लॉक पे नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो वो कितना है? वो F है। और हम जानते हैं कि F जो है वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। F की वैल्यू हमें पता है 10 न्यूटन है, लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन की। ये 5 है और ये A है, तो 5 1s are 5 2s are 10, तो A हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। देखो, अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब आपको समझ आएगा। अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी कितनी हुई, बोलो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे है कि नहीं? अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही, तब दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चलेंगे। लेकिन अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हुई, तब ये आगे चलेगा, ये पीछे छूट जाएगा। अब मुझे बताओ, कब तक ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे? कितनी एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तब तक जब इसकी भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, इसकी तो ऑलरेडी है। जब
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू यूज करेगा, तब इसको वो एक्सेलरेट कर सकता है कितना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी दे सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसके एक्सेलरेशन भी कितनी हुई बोलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे। या अगर मैं ये कहूं कि अगर इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन या तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या उससे कम होगी, ये तो मैक्सिमम है, एफ का वैल्यू 10 न्यूटन मैक्सिमम है, 10 न्यूटन पे एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है ये फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपना 10 न्यूटन यूज करेगा, ये जरूरी नहीं है, ये 5 ही यूज कर सकता है, 4 भी यूज कर सकता है, 3 भी यूज कर सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। ये तो इसका लिमिट है 10 न्यूटन। तो अगर F 10 न्यूटन है तब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज होगी। लेकिन अगर F ने अपना 10 न्यूटन यूज नहीं किया, इसने 5 ही न्यूटन यूज किया सपोज, तब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पे भी दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, 2 पे भी दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, 1.5 पे भी चलेंगे, मतलब 0 से लेके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक अगर इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन होगी तभी एक साथ चलेंगे। लेकिन अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हुई तब ये एक साथ नहीं चलेंगी, क्योंकि इस 5 kg की एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। इससे आगे ये एक्सेलरेशन को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसका फोर्स ही नहीं है, इसका फोर्स 10 न्यूटन मैक्सिमम है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए हमने कहा हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तीसरा, हम अब इसका एफबीडी बनाएंगे। सर इसका एफबीडी हम ऐसे बनाएंगे, देखो हम ऊपर और नीचे वाले फोर्स सब कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैलेंस हो रहा है। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे ग्रेविटी, बैलेंस, क्योंकि ब्लॉक ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। इधर इसको कौन खींच रहा है, एफ। इधर इसको कौन खींचेगा, एफ। कौन सा एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सर क्यों, हाँ इस सरफेस के बीच में हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इस पे भी काम करेगा और इस पे भी काम करेगा, क्योंकि फोर्स अपियर होता है पेयर्स में। अगर वो इस पे आगे की तरफ काम कर रहा है तो इसके नीचे की तरफ, पीछे की तरफ काम करेगा। ये तो आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे आगे की तरफ है तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ होगा उतना ही जितना उस पे है, कितना 10 न्यूटन। तो हमने 10 kg का एफबीडी बनाया, एक अप्लाइड फोर्स ऐसे, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ खींच रहा है। अब बोलो नेट फोर्स कितना होगा, बॉडी किधर जा रही है सर, आगे, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो क्या हम लिखेंगे F माइनस एफ, हाँ F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 मल्टीप्लाइड बाई A। एक्सेलरेशन कितनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलिए तो एक साथ चलेंगे। F माइनस स्मॉल f की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये देखो, सो ये हो गया 20 में से 10 काटेंगे तो F इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 10। ये देखो, सॉरी 30 न्यूटन। ये 10 टू 20 हो गया, सॉरी ये F इज इक्वल टू 10 टू 20 हो गया, ये -10 इधर चला गया तो +10 बन गया, तो F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन फोर्स, जब तक आपका एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पे 30 न्यूटन होगा तब तक ये दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन जब आपने 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया तब ये ज्यादा तेज चलेगा, ये स्लो चलेगा। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलेगा, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई ये F जो है 30 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिस मैक्सिमम फोर्स पे दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम फोर्स को चेंज करेंगे। इससे पहले हमने नीचे वाले पे एक्सर्ट किया था, अब हम ऊपर वाले पे एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 kg पे F फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इससे पहले 10 kg पे लग रहा था, अब हमने 5 kg पे लगा, ऊपर वाले मास पे लगा। अब तो सिंपल है, फिर से देखो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा सर, वो तो 0 होगा। अब देखो इस पे, यहां पे इस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा सर, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा F इज इक्वल टू म्यू n के बराबर, है कि नहीं। तो F लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू की वैल्यू 0.2,
एन इस पे, क्योंकि हम इस सरफेस पे लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, तो यहां पे एन ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ 5g होगा, तो एन 5g के बराबर होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई जी, कुछ ऐसा। अरे ऊपर की तरफ एन, ये देखो ऊपर की तरफ एन होगा, नीचे की तरफ 5g लगेगा इस पे। अगर इस पे जाओगे ऊपर की तरफ एन लगेगा, नीचे की तरफ 5g नहीं लगेगा, 5 प्लस 10 इंटू जी लगेगा, जो मैं सिखा रहा था। तो एफएल की वैल्यू फिर से आएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 10 इंटू 0.2 कितना हो गया, वो 2 हो गया, 5 2 10 न्यूटन फिर से आएगी, ठीक है ना, ये 10 न्यूटन। हाँ, तो अब उस ब्लॉक को कंसिडर करो जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सो 10 kg को कंसिडर करो। तो दूसरा स्टेप होगा, ये पहला स्टेप है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, इस पे एफबीडी बनाओ, 10 kg का एफबीडी बनाओ। देखो सर 10 kg के एफबीडी के लिए हम देखेंगे, हाँ पहले इसका फोर्स, इसका फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे कैसे होगा। जब ये आगे की तरफ चलेगा तो ये हमें दिखेगा ये पीछे की तरफ छूट रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा, है कि नहीं। और चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स पेयर्स में होता है तो इस वाले पे पीछे की तरफ लगेगा, समझो समझो। हमने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो ये ब्लॉक को आगे लेके जाएगा, ये ब्लॉक हमें दिखेगा जैसे ये पीछे छूट रहा है कि नहीं। तो अगर ये ब्लॉक पीछे छूट रहा है, फ्रिक्शन चाहेगी कि मैं इसको आगे चलाऊं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन आगे की तरफ लेना चाहेगी, इस पे ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ होगी। चूंकि इस सरफेस पे ये फ्रिक्शन है और हम जानते हैं कि फोर्स पेयर्स में एग्जिस्ट होता है, तो और एक फ्रिक्शन सेम वैल्यू की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये एफ इस पे लगेगा और ये एफ इस पे लगेगा, ये आप समझ पाओगे, क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ चल रहा है इसलिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी, ये ब्लॉक पीछे की तरफ छूट रहा था इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ है कि नहीं। हाँ, अब इसका एपीडी बनाओ सर, ये 10 kg है, ऊपर सर नॉर्मल रिएक्शन होगी, नीचे ग्रेविटी होगी, वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे इसको कौन खींच रहा है सर, आगे इसको फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा है, ये वाला, पीछे और एक फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा है इसका, लेकिन वो 0 के बराबर है, तो इस 10 kg पे एक ही नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कौन, एफ। तो क्या हम लिखे, एफ जो है दैट्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मींस एफ की वैल्यू हम पता है 10 इज इक्वल टू मास 10 है इंटू ए हो गई एक्सेलरेशन, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो ए जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, ठीक। हाँ, इसके बाद चलो थर्ड ऑप्शन, थर्ड। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कहां पे यूज करते हैं सर, अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां पे यूज करते हैं, जरा यूज करो। हाँ, इसका एफबीडी बनाएंगे सर, इसका एफबीडी तो ऐसे बनेगा, ये 5 kg मास है तो इसका एफबीडी ऐसे बनेगा, इधर अप्लाइड फोर्स एफ है, पीछे की तरफ इसको फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स खींच रही है, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे 5g है, वो दोनों बैलेंस हो रहे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो ये एफ पॉजिटिव होगा, माइनस ये एफ एल नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू मास इसका इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो एफ माइनस एफ एल की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू मास, मास कितना है, मास सर 5 है, इंटू एक्सेलरेशन 1 है, एक्सेलरेशन 1 है, तो एफ माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो एफ इज इक्वल टू माइनस 10 को उधर लेके जाओ तो प्लस 10 बनेगा, 10 और 5 आपस में 15 बनाएंगे, तो 15 न्यूटन फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स होगा इस ब्लॉक पे जो लगाओगे आप, सो दैट ये ब्लॉक किस में चलेंगे, विद द सेम एक्सेलरेशन चलेंगे, ठीक है ना। तीसरा पार्ट हम लेंगे। अब इसी में और एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है, अब फोर्स की वैल्यू वहीं से दी होती है, ठीक है ना, हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। अब और एक कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, अब हमें फोर्स की वैल्यू वहीं से दी होती है और हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लूंगा, एक सिस्टम हमारे पास है, ये ब्लॉक इधर है, कुछ भी जो आप लेना चाहोगे, इस ब्लॉक का मास 20 kg है, इसके ऊपर और एक ब्लॉक रखा गया है, उसका मास 10 kg है, ठीक है ना, ये 20 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। हमें पूछा गया, हम इस ब्लॉक, ये म्यू 0 है सपोज, और ये म्यू 0.2 है, हमें पूछा गया कि हम इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे हम F इज इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं
आप बोलो इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है। और हमें यह भी बताया जाता है कि आप बोलो क्या इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगी या स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब देखो हम क्या करेंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगी काइनेटिक फ्रिक्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है? अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, अप्लाइड फोर्स जो है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब ये दोनों किस एक्सेलरेशन में चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन में चलेंगे, हम पहले वो अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको मैं सिखाऊंगा। चलो इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। हम पहले उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हम इससे पहले चलते थे। हम मान के चलेंगे जैसे ये 20 न्यूटन नहीं है, हम इधर अपनी जगह पे रखेंगे कि हमने फोर्स 20 न्यूटन एक्सर्ट किया था, हम F लिखेंगे। हम पहले क्या जानना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F कितनी होगी सो दैट ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चले। सर ये तो वही क्वेश्चन है फिर से। हाँ, मतलब इसका आपको वैल्यू पता होगा। मैं ऐसे कहूंगा इसको, ठीक है, आप पास करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। तो पहले यहां म्यू 0 है तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालूंगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी म्यू 0.2 है, एन होगा 10 इंटू जी, 10 इंटू जी होगा 10। फिर से ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया प्रीवियस क्वेश्चंस को कॉपी करो और उसके बाद ऐसे चलो। FL जो है वो होगा 10 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 2 20 न्यूटन इस टाइम FL होगा, ठीक है। 20 न्यूटन के बाद उस वाले को यूज करो जिसपे फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, तो ये वाला। अच्छा, ये वाला आगे चलेगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमने कितना निकाला? 20 न्यूटन निकाला। अब इस पे यूज करो, इस पे लगने वाला फोर्स आगे की तरफ कितना है? FL, ऊपर की तरफ N, नीचे की तरफ 10G। N और 10G आपस में बैलेंस, तो नेट फोर्स कितना? FL होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो FL कितना है? 20 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है 1, ठीक है। 10 1 10 2 तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ठीक है ना। इस एक्सेलरेशन को इधर यूज करेंगे, इस पे लगने वाला फोर्स इधर F, इधर माइनस F इज इक्वल टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन कितनी? 2, ठीक है ना। तो ये होगा F जो है माइनस F का मतलब हो गया कितना था? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। तो ये 20 उधर जाएगा तो 60 मिलेगा, तो F इज इक्वल टू 60। मतलब क्या है देखो, पहले तो आप ये अपनी जगह पे निकाल के रखोगे। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होना चाहिए? 60 न्यूटन होना चाहिए, तभी ये दो ब्लॉक्स आपस में सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो अगर आपने अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन से कम यूज किया तब भी ये ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। अगर 60 न्यूटन के बराबर यूज किया तब भी ये ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। लेकिन अगर आपने 60 न्यूटन से ज्यादा यूज किया तब ये ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से नहीं चलेंगे, एक तेज चलेगा दूसरा स्लो चलेगा। तो 60 न्यूटन तक ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, मतलब ये दोनों आपस में रेस्ट में रहेंगे। तो इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन होगी बोलो? हाँ, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा मुझे बोलो, अब अगर आपको समझ आता होगा, अगर मैं F इज इक्वल टू 60 न्यूटन को यूज करूं तब यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? ये तो मैक्सिमम फोर्स है ना। मैक्सिमम फोर्स पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अगर आप F इज इक्वल टू 60 न्यूटन दोगे तब आपको पता है FL कितना होगा? सर FL सीधे 20 न्यूटन होगा। लेकिन अगर आपने 60 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई किया तब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं होगा। किसका वैल्यू होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन का परफेक्ट वैल्यू होता है नहीं। सिर्फ हमारे पास दो रिलेशंस होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है। हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल के लिए रिलेशन है, हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए रिलेशन है,
लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो उसके लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब यह है अगर F कितना होता बोलो, अगर अप्लाइड फोर्स कितना होगा 60 न्यूटन, हम यूज ये कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर F 60 न्यूटन से बोलो ज्यादा होगा तब ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, सर काइनेटिक फ्रिक्शन, तब हम ये यूज करेंगे। लेकिन जब F 60 न्यूटन से कम होगा तब हम कोई रिलेशन यूज नहीं कर सकते, तब हम सिंपली बोल सकते दैट ब्लॉक्स पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट करो, मेरे पास ये ब्लॉक्स है, अब मुझे फोर्स वहीं से दिया हुआ है, 20 न्यूटन मुझे फोर्स वहीं से दिया हुआ है। मैंने पहले जानना चाहा कि कितने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स पे हमारे जो ब्लॉक्स है ये सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे और रेस्ट में रहेंगे। हमें मिला कि 60 न्यूटन तक आपके पास फ्रीडम है, 60 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे और दोनों ब्लॉक्स जो है आपस में रेस्ट में रहेंगे। ठीक, अच्छा ठीक। उसके बाद अगर आपने फोर्स 60 न्यूटन लगाया तब आपके पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जिसकी वैल्यू हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। अगर आपने 60 से ज्यादा लगाया तब इनके पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, ये ब्लॉक तेज चलेगा, ये पीछे छूटता जाएगा, मतलब इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, वो हम यूज कर सकते हैं म्यू के एन से, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन अगर आपने 60 न्यूटन से कम फोर्स लगाया तब आपके पास ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी ना काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, आपके पास सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन होगी जिसके लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, हमें उसी फ्रिक्शनल वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट को अब ऐसे डिफाइन करेंगे। देखो अब याद रखोगे हमने क्या किया, अब देखो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आसान है, हमने कहा कि हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर और एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक की वैल्यू 20 है, इस ब्लॉक की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। हमने म्यू जो है वो 0 रखा है, यहां पे म्यू कितना रखा है 0.2। हमने इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया है। हमने अभी देखा अगर ये फोर्स 60 न्यूटन के बराबर है तब ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में रहेंगे या उससे कम है, लेकिन अगर ये 60 न्यूटन से ज्यादा है तब ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में नहीं रहेंगे। अच्छा, हमने अप्लाइड फोर्स कितनी ली थी 20 न्यूटन, वो लेस देन 60 न्यूटन है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, लेकिन हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हम क्या कहेंगे, देखो हम ऐसे करेंगे, ये ब्लॉक आगे की तरफ चलेगा, इसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ चलाने की कोशिश करेगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, ये आप जानते हो, ये हमने अभी भी किया। अब कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है ना, दैट वी डोंट नो दैट हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन एक चीज हम जानते हैं दैट इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, क्योंकि फोर्स 60 न्यूटन से कम है, 60 न्यूटन तक इनके बीच में एक्सेलरेशन सेम होगी, 60 न्यूटन से ज्यादा अगर आपने अप्लाइड फोर्स यूज किया तब एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसका एपीडी बनाएंगे और इसका एपीडी बनाएंगे। चलो एपीडी बनाओ, 10 न्यूटन का एपीडी बनाओ। सर 10 न्यूटन का एपीडी हम बनाएंगे तो 10 न्यूटन पे ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स हम नहीं लेंगे, ऊपर और नीचे वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो 10 न्यूटन पे एक ही फोर्स आगे की तरफ लग रहा है F, ठीक है ना। अच्छा 20 न्यूटन पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक आगे की तरफ F, पीछे की तरफ F, कुछ ऐसे, ठीक है ना। इसका एफबीडी बनाओ, एक ही फोर्स F इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है ना। इसका एफबीडी बनाओ, F माइनस F इज इक्वल टू इसका मास और सेम एक्सेलरेशन 20 इंटू ए। अरे है कि नहीं, इस F की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, सॉरी F हमें निकालना है, तो F तो मिला हमें 10 टाइम्स ही, हम A की वैल्यू इधर निकालेंगे, इधर A की वैल्यू निकालो,
एफ की वैल्यू हमें पता है कितना है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन एफ की वैल्यू है, माइनस ये एफ की वैल्यू 10 टाइम्स ए है, इज इक्वल टू 20 टाइम्स ए। तो 20 इज इक्वल टू 20 ए, ये माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस 10 ही मिलाएगा। तो 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज 30 टाइम्स ए। तो 20/30 इज इक्वल टू ए। ये ए जो है 2/3 के बराबर आएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इनमें अगर कितना फोर्स आप एग्जर्ट करोगे 20 न्यूटन। इस ए की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो तो हमें एफ मिलेगा। तो एफ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो कितना आएगा? ये आएगा 20/3 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला है इस पे वो 20/3 न्यूटन हो। ठीक है ना? अब आसान है सर। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि अप्लाइड फोर्स जो है वो 70 न्यूटन था, तब आपको समझ आया होगा क्या होगा। 70 न्यूटन इज ग्रेटर देन 60 न्यूटन, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक नहीं होगा, वो क्या होगा? वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब तो वो आसान है, वो तो आसान है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालना आसान है। तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आप देख रहे हो बेटा, ये इस टाइम स्टैटिक नहीं होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो आसान है। म्यू के की वैल्यू दी हुई है, हमें म्यू की वैल्यू दी हुई, उसका मतलब म्यू के की वैल्यू दी हुई है, ये देखो 0.2। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन। इस पे नॉर्मल रिएक्शन सर, ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ 10g, इस पे नीचे की तरफ 10g। तो इसका मतलब m जो है वो किसके साथ बैलेंस? 10g के साथ। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई g। म्यू का वैल्यू 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2, n किसके साथ बैलेंस? 10g के साथ। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई g। तो एफ के जो है वो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू 10। 10 इंटू 0.2 2 हो गया, 10 इंटू 2 हो गया 20। तो एफ के 20 न्यूटन के बराबर है। तो 20 न्यूटन हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को देखेंगे। और कितना आया था इससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ, वो तो दूसरा केस था। हाँ, ये तो अलग केस है, ठीक है ना? ये अलग केस है, वो अलग केस है। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑन ब्लॉक का, ठीक है? इसके बाद हमारा रह जाता है वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और हमारा रह जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है? ये हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में क्लियर